नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम विदेशी यात्रियों का विवरण देख रहे थे। दोस्तों, विदेशी यात्रियों का विवरण आदि को देख रहे थे। अब देखते हैं दोस्तों पाषाण काल। पाषाण काल यह प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पाषाण काल। पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया। पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं पाया गया। मानव का संपूर्ण जीवन पत्थर के औजारों पर आधारित था, इसलिए इस काल को पाषाण काल की संज्ञा दी गई। तो दोस्तों, पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं पाया गया है। मानव का संपूर्ण जीवन पत्थर के औजारों पर आधारित था, इसलिए इस काल को पाषाण काल की संज्ञा दी गई है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति, दोस्तों पृथ्वी की जो यह उत्पत्ति है लगभग 4.8 अरब वर्ष पूर्व में हुई। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति लगभग 3.5 वर्ष अरब पूर्व में हुई। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.8 अरब वर्ष पूर्व में हुई, तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व में हुई। सर्वप्रथम हिमयुग में शिवालिक पहाड़ियों में मानव की उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम हिमयुग में शिवालिक पहाड़ियों में मानव की उत्पत्ति हुई थी। 3 करोड़ से 2.5 करोड़ ईसा पूर्व, 3 करोड़ से 2.5 करोड़ ईसा पूर्व के मध्य अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में बंदर, लंगूर और छछूंदर के साक्ष्य पाए गए, जिन्हें आदि मानव का प्राइमेट कहा गया। आदि मानव का प्राइमेट। पृथ्वी पर मानव जाति बनी बनाई अवतरित नहीं हुई है। पृथ्वी पर मानव जाति बनी बनाई अवतरित नहीं हुई है, बल्कि जीवों के द्वारा मानव का उद्विकास हुआ है। जैसा कि यानी पृथ्वी पर मानव जाति बनी बनाई उत्पत्ति नहीं हुई, बल्कि जीवों के द्वारा मानव का उद्विकास हुआ है, जैसा कि चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी में अपनी प्रकाशित पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में मानव के उद्विकास का विस्तृत उल्लेख किया है। रामापिथेक्स मानव को मानव सम अर्थात मानव के समान था। रामापिथेक्स मानव को मानव सम अर्थात मानव के समान था, या एक मनुष्य के समान एक मानव था, किंतु उसे मानव का आदि पूर्वज नहीं कहा गया। मनुष्य के समान था, लेकिन इसे मानव का आदि पूर्वज नहीं कहा गया। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स मानव को मानव का आदि पूर्वज अर्थात मानव की प्राचीन शाखा कहा जाता है। इसका साक्ष्य मध्य अफ्रीका में पाया गया। यानी ऑस्ट्रेलोपिथेक्स को इस मानव को मानव का आदि पूर्वज कहा गया, माना गया, अर्थात मानव की प्राचीनतम शाखा कहा गया कि यह प्राचीनतम शाखा है मनुष्य की, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स। इसका साक्ष्य मध्य अफ्रीका में पाया गया। इसी का साक्ष्य
होमोसेम्पियंस होमोसेम्पियस मानव को आधुनिक मानव का पूर्वज कहा जाता है। जो होमोसेम्पियंस है यह आधुनिक मानव का पूर्वज है। होमोसेम्पियस मानव का विकास 30,000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है। भारतीय प्रागैतिहास उद्घाट डॉक्टर प्राइमरोज। इसका मतलब है भारतीय जो प्रागैतिहासिक काल है दोस्तों, इसका उद्घाटन डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा हुआ। भारतीय प्रागैतिहासिक काल को उद्घाटित करने का श्रेय अंग्रेज अधिकारी डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। उन्होंने क्या किया, 1842 में उन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक राज्य में रायचूर जिले में लिंग सुगूर है, इस स्थल से, लिंग सुगूर नामक स्थल से तीर के फलक और पत्थर के बने हुए छुरे तो पाषाणों का उपकरण या औजार प्राप्त किया। रायचूर जिले में लिंग सुगूर नामक स्थल से 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे के भूगर्भ वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस फूड ने पल्वरम से हैंड एप्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी का साक्ष्य प्राप्त किया। डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस फूड ने, यह एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन के नेतृत्व में 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन के नेतृत्व में कैम्ब्रिज अभियान दल में प्रागैतिहासिक क्षेत्रों का सर्वे किया गया, किंतु विश्व के प्रागैतिहासिक वेदांतों को भारतीय पाषाण को भी अध्ययन की अनुमति नहीं दिए। यानी 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन के नेतृत्व में कैम्ब्रिज अभियान दल में प्रागैतिहासिक क्षेत्रों का सर्वे किया गया, किंतु विश्व के प्रागैतिहासिक वेत्ताओं को भारतीय पाषाण को कि इनकी अध्ययन की अनुमति नहीं दी। 1950 ईस्वी में स्टुअर्ट पिंगट महोदय ने प्री हिस्टोरिक इंडिका का प्रकाशन किया। 1950 ईस्वी में स्टुअर्ट पिगट महोदय ने प्री हिस्टोरिक इंडिया का प्रकाशन किया। इस पुस्तक में क्रम से भारतीय प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक के साक्ष्य और स्थलों को दर्शाया गया। इसके बाद विश्व के प्रागैतिहासिक वेत्ताओं ने भारतीय प्रागैतिहास का उत्खनन करवाकर अध्ययन करने की अनुमति दे दी। अध्ययन के पश्चात औजारों में और जलवायु में हुए परिवर्तनों के आधार पर भारतीय पाषाण को 3 भागों में विभाजित किया। अध्ययन के पश्चात औजारों में और जलवायु में हुए परिवर्तन के आधार भारतीय पाषाण को 3 भागों में बांट दिया। आइए देखते हैं पाषाण काल के 3 भाग जो हैं। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा भाग है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। 3 भागों में इसको बांटा गया है। जो पूरा पाषाण काल है दोस्तों, यह 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य इनका कहा कि यह 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व में पूरा पाषाण काल को रखा गया है। ये
पोलियोलिथिक्स एज है दोस्तों, पोलियोलिथिक्स एज यानी पूरा पाषाण काल, या 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। इसके बाद अगला है मध्य पाषाण काल, मिसोलिथिक्स एज, मिसोलिथिक्स एज, मध्य पाषाण काल 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है कि यह मध्य पाषाण काल था। इसके बाद नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज, यह नवपाषाण काल 7,000 से 3,000 ईसा पूर्व के मध्य नवपाषाण को माना गया। जो पूरा पाषाण काल है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। जो पूरा पाषाण काल है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है निम्न एवं पूर्व पूरा पाषाण काल, यानी निम्न पूरा पाषाण काल, यह 5 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व तक माना गया। इसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के मध्य माना गया, तथा उच्च पूरा पाषाण का 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। यानी पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल तथा उच्च पूरा पाषाण काल। तो आइए पहले जो पाषाण काल के 3 भाग हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में पूरा पाषाण काल की चर्चा करते हैं। पूरा पाषाण काल भारतीय प्रागैतिहासिक युग में पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन अस्थायी, घुमक्कड़ एवं खानाबदोश था। मानव शिकार करना जानता था, उसकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन भी आखेट करना था, यानी शिकार करना। भारतीय प्रागैतिहासिक युग में पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन अस्थायी था, घुमक्कड़ था एवं खानाबदोश था। मानव शिकार करना जानता था, उसकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन भी आखेट करना था। इस काल का मानव कृषि कार्य करना, पशुपालन करना या अस्थायी जीवन व्यतीत करने से अनभिज्ञ था। जो पूरा पाषाण काल का व्यक्ति था वो कृषि करना, पशुपालन, अस्थायी जीवन आदि से अनभिज्ञ था, उसे कुछ नहीं पता था। जलवायु में हुए परिवर्तनों और पत्थर के औजारों में परिवर्तन के आधार पर पुरातत्ववेत्ताओं ने पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया। जलवायु में परिवर्तन तथा पत्थरों में परिवर्तन के आधार पर वैज्ञानिकों ने इसे 3 भागों में विभाजित किया। तो बताया था हमने दोस्तों, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं निम्न एवं पूर्व पाषाण काल। ये पूरा पाषाण काल है, निम्न एवं पूर्व पाषाण काल। इसको भी 3 भागों में बांटा गया। जो निम्न एवं पूर्व पाषाण काल है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। सोहन संस्कृति या चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, दूसरा है नर्मदा संस्कृति, तीसरा है मद्रास संस्कृति। तो सोहन संस्कृति या चापर चापिंग पेबुल संस्कृति पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं सोहन संस्कृति। पाकिस्तान देश में पंजाब प्रांत में सोहन नदी घाटी से निम्नलिखित औजारों के साक्ष्य पाए गए। पाकिस्तान देश में पंजाब प्रांत में सोहन नदी घाटी से निम्नलिखित औजारों के साक्ष्य पाए गए, जैसे हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी, बिदारणी यानी गेड़ासा,
चापर चापिंग एवं पेबुल। चापर एक धारदार वाला, चापिंग दोहरी धार वाला और पेबुल गोल मटोल औजार था। यह जो यह औजार जो है यह नदियों के पानी से रगड़ कर यानी रगड़ खाकर धारदार बन जाते था। भारत में सबसे प्राचीनतम हाथ की कुल्हाड़ी का साक्ष्य भी सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। यही है दोस्तों सोहन संस्कृति, यानी पाकिस्तान देश में पंजाब प्रांत में सोहन नदी घाटी से निम्नलिखित औजारों के साक्ष्य पाए गए, जैसे हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी, बिदारणी यानी गरासा, चापर चापिंग एवं पेबुल। चापर एक धारदार वाला, चापिंग दोहरी धार वाला और पेबुल गोल मटोल औजार था। यह नदियों के पानी से रगड़ खाकर धारदार बन जाते थे। भारत में सबसे प्राचीनतम हाथ की कुल्हाड़ी का साक्ष्य भी सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। अगली है निम्न एवं पूरा पाषाण काल की है नर्मदा संस्कृति। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी के अंतर्गत हथनौरा नामक स्थान से 1982 ईस्वी में अरुण ढोलकिया ने मानव की खोपड़ी, अरुण ढोलकिया जो था दोस्तों एक वैज्ञानिक भी थे, तो अरुण ढोलकिया ने मानव की खोपड़ी और हाथी के अवशेष का साक्ष्य प्राप्त किया। भारत में यह खोजा गया मानव का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है जो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। विश्व में सबसे प्राचीनतम हाथी की हड्डियों का साक्ष्य यहीं से पाया गया। अगली है दोस्तों नर्मदा संस्कृति यानी पलवरम। नर्मदा संस्कृति मद्रास संस्कृति के अंतर्गत पलवरम नामक स्थान से, जो मद्रास की संस्कृति है इसके अंतर्गत पलवरम नामक स्थान से 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे के भूगर्भ वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट्स ब्रूस फुड ने पलवरम नामक स्थान से 1863 ईस्वी में हैंड एप्स यानी कुल्हाड़ी का साक्ष्य प्राप्त किया। उसी समय मद्रास के पास अतिरम पक्कम नामक स्थान से विलियम किंग ने हाथ की कुल्हाड़ी का साक्ष्य प्राप्त किया है। मद्रास संस्कृति के अंतर्गत पलवरम नामक स्थान से 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे के भूगर्भ वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट्स ब्रूस फुड ने पलवरम नामक स्थान से 1863 ईस्वी में यानी एक कुल्हाड़ी का साक्ष्य प्राप्त किया। उसी समय मद्रास के पास अतिरम पक्कम नामक स्थान से विलियम किंग ने भी हाथ की कुल्हाड़ी का साक्ष्य प्राप्त किया। मद्रास संस्कृति से सबसे अधिक हैंड एप्स अथवा हाथ की कुल्हाड़ी के साक्ष्य पाए गए। मद्रास संस्कृति से सबसे अधिक हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त किए गए। इसलिए मद्रास संस्कृति को हाथ की कुल्हाड़ी संस्कृति भी कहा जाता है, यानी मद्रास संस्कृति को हाथ की कुल्हाड़ी या संस्कृति भी कहा जाता है। निम्न एवं पूर्व पाषाण कालीन औजार क्वार्टजाइट नामक पत्थरों से बनाए गए। जो निम्न एवं पूर्व पाषाण कालीन औजार हैं क्वार्टजाइट नामक पत्थरों से बनाए गए, लेकिन कुछ औजार लाल बलुए पत्थरों और चेलसिडनी जैसे पत्थरों से भी बनाए गए थे। चेलसिडनी भी एक पत्थर है, इससे भी बनाए गए थे। इस काल के मानव को आग का ज्ञान नहीं था। जो निम्न पूरा पाषाण काल है दोस्तों, इस काल के मानव को आग का ज्ञान नहीं था। दोस्तों आग का ज्ञान था,
इस काल के मानव को आग का ज्ञान था, लेकिन वे आग के प्रयोग से परिचित नहीं थे, यानी आग का ज्ञान नहीं था। तो इस काल के मानव को आग का ज्ञान तो था, लेकिन वे आग के प्रयोग से परिचित नहीं थे। तो देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल, जो 1,00,000 से 40,000 तक है। जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे पत्थर के औजारों में भी परिवर्तन हुआ। इस काल में जैस्पर, चर्ट एवं फ्लिंट्स जैसे पत्थरों से बेधनी, छेदनी, खुरचनी एवं फलक जैसे औजार बनाए गए। यानी जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन हुआ, वैसे वैसे पत्थर के औजारों में भी परिवर्तन हुआ। इस काल में जैस्पर, चर्ट एवं फ्लिंट जैसे पत्थरों से बेधनी, छेदनी, खुरचनी एवं फलक जैसे औजार बनाए गए। इन औजारों में बहुलता फलक जैसे औजारों की रही। सबसे ज़्यादा औजार फलक पाए गए। फलक एक प्रकार का धारदार औजार था। जो फलक है दोस्तों, एक प्रकार का धारदार औजार था। फलकों की अधिकता के कारण एच.डी. संकालिया ने मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति का काल कहा। यानी फलकों की अधिकता के कारण एच.डी. संकालिया ने मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति का काल कहा। मध्य पूरा पाषाण काल का विस्तार ईरान और इराक तक था। यानी मध्य पूरा पाषाण काल का विस्तार ईरान और इराक तक था। इस काल के प्रमुख स्थल नेवासा यानी गोदावरी नदी की घाटी, नेवासा और नर्मदा नदी घाटी के अंतर्गत स्थित पाए गए। यही है मध्य पूरा पाषाण काल। अब देखते हैं उच्च पूरा पाषाण काल, जो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य पाया जाता है। तो पाषाण काल में ये पहला है पाषाण काल। तो देखते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। रंगों का प्रयोग भीमबेटका की गुफा आदि यहाँ पाई गई। तो क्या क्या इसमें विस्तार हुआ, क्या क्या पाया गया, तो आइए देखते हैं। 30,000 ईसा पूर्व के आसपास होमो सेपियंस मानव का विकास हुआ। लगभग 30,000 ईसा पूर्व के आसपास होमो सेपियंस मानव का विकास हुआ। होमो सेपियंस मानव अर्थात बुद्धिमान मानव या ज्ञानी मानव। होमो सेपियंस मानव को आधुनिक मानव का पूर्वज भी कहा जाता है। इस काल का मानव हरा, लाल, पीले, यानी इस काल का मानव हरा, लाल, पीले रंगों का प्रयोग करके भीमबेटका की गुफा में 500 से अधिक शैल चित्रकारियां की गई है। इस काल का मानव हरा, लाल, पीले रंगों का प्रयोग करके भीमबेटका की गुफा में 500 से अधिक शैल चित्रकारियों की कला की, यानी चित्रकारी की। इन चित्रों में अधिकांशतः आखेट अथवा शिकार की आकृतियां बनाई गई, शिकार करता हुआ व्यक्ति आदि की। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज नामक स्थान पर स्थित है। जो भीमबेटका की गुफा है मध्य प्रदेश में स्थित है। 1958 ईस्वी में B.S. वाकड़कर ने 1958 ईस्वी में B.S. वाकड़कर महोदय ने भीमबेटका गुफा की खोज की।
भीमबेटका गुफा की खोज की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका की गुफा को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने भीमबेटका की गुफा को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। बेलन नदी घाटी इलाहाबाद में लोहदा नाले में से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति का साक्ष्य पाया गया है। बेलन नदी घाटी इलाहाबाद में लोहदा नाले में अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति का साक्ष्य पाया गया है। इस काल में ब्लेड ब्यूरिन औजारों की अधिकता रही। इस काल में ब्लेड ब्यूरिन औजारों की अधिकता रही, इसलिए उच्च पुरापाषाण काल को परिष्कृत औजारों का काल कहा जाता है। इस काल में ब्लेड ब्यूरिन औजारों की अधिकता रही, इसलिए उच्च पुरापाषाण काल को परिष्कृत औजारों का काल कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों विशेषता। पुरापाषाण काल की विशेषता क्या है? पुरापाषाण काल की विशेषता, पाषाण काल का पहला भाग यही था, पुरापाषाण काल। क्या है इसकी विशेषता? इस काल का मानव पत्थर के औजारों के साथ साथ हड्डियों के भी औजारों को बनाना प्रारंभ कर दिया था। विशेषता यही है दोस्तों, इस काल का मानव पत्थर के औजारों के साथ हड्डियों को के भी औजार बनाना प्रारंभ कर दिया था। तो यही है दोस्तों पुरापाषाण काल। इसके बाद हम मध्यपाषाण काल पे चर्चा करें। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यह बहुत बेहतरीन कंटेंट है, पूरे यूट्यूब का सबसे अच्छा है, फ्री में मिल रहा है। तो आप लोग इसका लाभ उठाइए, बच्चों को पास शेयर करिए, विभिन्न और सारे बच्चों के पास शेयर करिए, सभी के पास वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है निःशुल्क सेवा देना। बच्चों को हम निःशुल्क सेवा देंगे, जिससे विभिन्न प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को करके वो लोग नौकरी पा सकते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर लाइक करना नहीं भूलना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।